आप अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं और बहुत से ज़्यादा अमीर जो होते हैं वो तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन आप सोचिए, आपने अपनी बेटी के सपने देखे हैं शादी करने के, और शादी का दिन भी आ जाए, बारात भी चढ़ जाए और आपकी बेटी उसके होने वाले पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई हो, तभी यहाँ पर एक सिर फिरा और मन चला आए और वो आपकी बेटी को ही सूट कर दे, तो फिर आप पर क्या बीतेगी। दोस्तों, आज की घटना कुछ हट के आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। कुछ रिश्तों की मर्यादा आपको समझाना चाहती हूँ। कहते हैं कि भला उतना ही करो जितना भला सामने वाले को हजम हो रहा हो। अगर उससे ज़्यादा भला करोगे तो तुम्हारा कहीं बुरा हो जाएगा। आज रिश्तों को तार तार करती हुई ये घटना कुछ ऐसे बीते हुए कल की बातों को याद दिलाने वाली, और एक अपनापन जो होता है ना, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मुखौटे अपनों पर ही चढ़े हुए होते हैं। समय आने पर हर किसी का चेहरा बदलता हुआ देखा है जनाब। जब बदलते हुए चेहरों को देखते हैं तो दिल घबरा जाता है। आज की कहानी जो एक बहन भाई के रिश्ते से जुड़ी हुई है। क्यों एक भाई ने अपनी ही बहन को स्टेज पर चढ़कर इस दुनिया से दूर भेज दिया? क्या थी उन दोनों के बीच में ऐसी बातें जिन बातों को सुनकर समाज कांप उठता है? चलिए इस घटना की तरफ चलती हूँ। ये चीज़ें भी जो कायम होती हैं ना, ये भी कोई अगला और पिछला कर्म ही होता है जो इस तरह से बनकर उभरता है। तो चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। इस घटना को पूरा जानने के लिए आपको हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलना होगा, जहां पर लाल घाटी नाम की एक जगह है। दोस्तों, इसी लाल घाटी जगह पर एक हॉस्पिटल है, हमीडिया हॉस्पिटल का नाम है, जो काफ़ी जाना माना मेडिकल कॉलेज भी इसे कहते हैं। यहाँ पर 2 डॉक्टर काम करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम यहाँ पर जयश्री नामदेव है, ये डॉक्टर हैं ये भी, और एक लड़का है रोहित, ये भी इसी अस्पताल में काम करता है, डॉक्टर है ये भी। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और घर वाले इन दोनों की जोड़ी को देखकर आशीर्वाद देते हैं, प्यार जताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। शादी तय होती है और 8 मई 2014 को इनका विवाह होना था। यानी 2014 की घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। 8 मई 2014 को इनकी शादी शुरू होती है। रात के वक्त का विवाह था। मेडिकल कॉलेज यानी इस अस्पताल के जाने माने डॉक्टर इस शादी में शिरकत कर रहे थे। बड़े बड़े लोग इस शादी में थे, यानी मध्य प्रदेश या भोपाल के जाने माने डॉक्टर इस शादी में आए हुए थे। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। ढोल बाजा गाने गाजे बाजे से बारात चढ़ रही थी। और यहाँ पर आपको बताऊँ, जो जयश्री होती है वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों, यहाँ पर दूल्हा द्वारे पर आता है, वहाँ पर सब कुछ होता है। तभी स्टेज सजती है। उस स्टेज पर जयश्री और इसका जो मंगेतर या पति होने वाला था रोहित उस स्टेज पर खड़े होते हैं। दोनों मालाओं को बदलते हैं, एक दूसरे के गले में माला डालते हैं और सभी लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर जाने लगते हैं। अब जहाँ पर ये बैठे थे, जिस सोफे पर जो सोफा लगा हुआ था, दोनों जने बैठे थे। लोग बारी बारी से आशीर्वाद दे रहे थे, वीडियोग्राफी चल रही थी, फोटो खींच रहे थे। कितना आनंद में उस समय रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर तभी एक व्यक्ति इन्हीं भीड़ में से निकलता है। बहुत सारे लोग थे, सभी पैसे दे रहे थे, कोई गिफ्ट दे रहा था। निकलता है, जाकर पहले तो खड़ा होता है और सामने से जयश्री को देखता है और देखने के बाद अपनी कमर से कट्टा, जिसे शायद मैं यूपी की भाषा में कहूँ कट्टा, तानता है और गोली जयश्री के ऊपर चलाता है। जब जयश्री की तरफ गोली जाती है तो वो गोली गर्दन में लगती है और दोबारा जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो जयश्री की बगल में जो उसका दूल्हा होता है वो उस व्यक्ति को पकड़ लेता है।
जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़ता है तो उसके हाथ घूमते हैं और दूसरी गोली इस दूल्हे के दोस्त को जाकर लग जाती है उसके पैरों में। ये क्या हुआ? चारों तरफ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दूल्हे ने, जो रोहित है, उसने इसको पकड़ लिया है, तो लोग अब इस व्यक्ति से वो कट्टा या वो बंदूक छीनते हैं और इसको बुरी तरह से पीटने लगते हैं। दोस्तों, दूल्हा अपनी पत्नी को, यानी जो पत्नी होने वाली थी जयश्री, उसे गोद में उठाकर देखता है तो वो खून में लथपथ हो जाती है और उसकी सांसें अभी चल रही थे। ये मदद चिल्लाता है, तभी वहाँ से किसी ने कॉल किया तो एक एम्बुलेंस आती है। यहाँ पर जो होने वाला दूल्हा था रोहित, उसने सोचा कि मैं इसे हमीडिया हॉस्पिटल में ही लेकर जाऊँ, वहाँ पर मेरा स्टाफ है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी या इसको वहाँ पर जल्दी इलाज मिलेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जयश्री को एम्बुलेंस में डालकर वहाँ से ले जाया जाता है आनन फानन में, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जयश्री रास्ते में अपना दम तोड़ देती है। वो भगवान को प्यारी हो जाती है और वो जब रोहित की गोद में ही होती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, जबकि वो भी एक डॉक्टर था, क्योंकि ये विधि का विधान समझा जा रहा था। दूसरी तरफ आपको बताऊं, उस व्यक्ति को अधमरा कर दिया था। अधमरा करने के बाद जब पुलिस आती है तो पुलिस ने सोचा कि ये अब नहीं बचा होगा, क्योंकि भीड़ ही इतनी वहाँ पर होती है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब उस व्यक्ति को भीड़ से पुलिस बचाती है तो ये व्यक्ति, इसकी सांसें चल रही थी, यानी इसके अंदर सांस तो थी। अब यहाँ पर पुलिस इस व्यक्ति को उठाती है। उठाने के बाद अब नज़दीक जो अस्पताल था वो हमीडिया ही था। पुलिस ने सोचा कि अगर उस अस्पताल में लेकर गए तो वहाँ पर भी स्टाफ उन्हीं दो पति पत्नी का है, यानी जिनकी शादी हो रही थी, वहाँ पर इसको ठीक से इलाज नहीं मिलेगा। पुलिस इसे दूसरे अस्पताल में लेकर जाती है और वहाँ पर भर्ती कराती है। दूसरी तरफ पुलिस अब इस लड़की के पिता, जिसका नाम यहाँ पर घनश्याम होता है, जो लड़की जयश्री का पिता होता है, इससे कहती है, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? घनश्याम ने सीधा पुलिस वालों के मुंह पर कहा, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर पुलिस कहती है, ये कौन है? दूसरी तरफ पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल करी तो ये किसी कुलदीप से लेकर उस कट्टे को लेकर आया था कुछ पैसों में, जो दलाल था। दूसरी तरफ जिस बाइक से आया था वो बाइक भी अपनी नहीं थी, किसी दोस्त की थी जब जांच पड़ताल चल रही थी। लेकिन अब जयश्री इस दुनिया में नहीं रही थी। अब घनश्याम से पूछा जाता है कि भाई ये कौन है और तुम्हारा इनका क्या ऐसा कनेक्शन था? तभी यहाँ पर ये कुछ नहीं बता पाता है और बेहोश हो जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ उस लड़के का इलाज चल रहा था। इलाज के तहत वो लड़का अब होश में आता है। उस समय तो पूछ नहीं सकते थे। इसका नाम भी निकाल लिया जाता है। इसका नाम अनुराग होता है। अनुराग जब होश में आता है तो अनुराग से पूछा जाता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? अनुराग एक ही बात कहता है कि मैं जयश्री को किसी और की होते हुए नहीं देख सकता। मैंने जो किया वो सही किया। पुलिस ने कहा कि उसके बाद तुम क्या करते? इसने कहा कि उसके बाद मैं खुद को मारता। लेकिन यहाँ पर उसके साथ जिसकी शादी हो रही थी ना, उसने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जयश्री से जो तुमने ऐसा किया? वो कहता है, जयश्री को तो मैं इतना पसंद करता हूँ, उसके लिए तो मैं किसी को मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। आज मैं जीवित नहीं रहता, मुझे इन लोगों ने बचा लिया। वो मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, उसे कैसे किसी और की होने देता? यानी मामला सीधा सीधा सामने आ रहा था कि ये लड़का उस लड़की से प्रेम करता था। लेकिन आगे जो आप सुनोगे ना, कानों पर उंगली लगा लोगे। समाज में रिश्तों को कैसे तार तार किया जाता है, रिश्तों को कैसे तोड़ा जाता है, ये अब समझ में आएगा आपको। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर उस पिता के पास आते हैं जो होश हवास गवा चुका था। लेकिन उसके बाद घनश्याम से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा और इसका क्या रिश्ता है? यानी जो ये सिर्फ आशिक था, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही थी, ये बावला हुआ था। तभी घनश्याम कहता है कि साहब, ये जो लड़का है ये मेरी ही बहन का लड़का है। मेरी बहन अंगूरी बाई जो विधवा है, कई साल पहले मेरे जीजा भरी जवानी में मेरी बहन को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
उनके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम अनुराग होता है और एक का नाम अंबर होता है। ये 2 बेटे थे। हमारी बहन का जो व्यापार है वो कपड़ों का व्यापार है और जिससे देवर हड़प लेता है। मेरी बहन अंगूरी बाई घाटे में आ जाती है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं तो साहब मैंने अपनी बहन को मदद करनी शुरू कर दी। मैंने जब अपनी बहन को मदद करनी शुरू कर दी तो एक बार अनुराग बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद मैं बहन की मदद करता था, उसी दिन से मदद कर रहा था जब से जीजा इस दुनिया से गए थे, मेरी बहन के पति। तो अनुराग को भी मैं जयश्री के अस्पताल में, जहाँ पर जयश्री लगी हुई थी, हमीदिया अस्पताल, उसी में भर्ती कराता हूँ और वहीं पर इसका इलाज होता है। सहाबुती उसी के तहत ये मेरी बेटी पर डोरे डालता है। मेरी बेटी से हमेशा प्यार के नगमे गाया करता था। ये जयश्री को पसंद करता था, लेकिन उस वक्त तक हमें नहीं पता था। एक वक्त ऐसा आता है कि अनुराग जो होता है मेरे ही घर, मैं अपने घर रहने के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे जीजा नहीं थे, बहन विधवा थी। तो मैंने अपनी बहन की मदद करने के लिए उसके बेटे का भार अपने सर उठाया और इसको मैंने ही पढ़ाया था अपने पास रखकर। जब मैं इसको पढ़ाता हूँ, पढ़ने में ये होशियार था, पढ़ने के बाद ये बैंक में नौकरी करने लगता है और एक सरकारी पद पर बैठ जाता है। अनुराग यानी लगा हुआ था बैंक में। ये कहता है कि साहब यहाँ से ये चला जाता है, लेकिन उसके बाद ये मेरी बेटी जयश्री के ऊपर दबाव बनाता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरी बेटी जब इसके बर्ताव से या इसकी सारी चीज़ों से परेशान हो जाती है तो वो मुझसे बात करती है, बाबा अनुराग मुझे परेशान करता है, हमेशा कहता है कि तुझसे शादी करूँगा, शादी होगी तो मुझसे ही होगी वरना तेरी शादी किसी से नहीं होगी। मामा फूफी के थे, ये बहन भाई ही थे, एक ही माँ के खून से इनके माँ बाप पैदा हुए थे। कमाल की बात है। इसने कहा अनुराग ने कि जयश्री तुम मेरी हो, मेरे सिवा तुम किसी की नहीं हो सकती। हालांकि ये शब्द मुझे नहीं कहने चाहिए, लेकिन क्या करूं, घटना आपको बतानी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो पिता है इसने अपनी बहन से बहुत बुरी भली बातें कही। कहा कि माँ डायन है, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, तेरे बेटे ने तो मेरा ही घर नहीं छोड़ा बहन। अब मर्यादा इज्जत पर बात आई थी, पुलिस को बता नहीं सकते थे। अंगूरी बहन ने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, इसको मैं संभाल लूँगी, तेरे घर तक आँच नहीं आने दूँगी, क्योंकि बहन एहसानों तले दबी हुई थी। भाई ने मदद की थी, उसी ने पढ़ाया था। दोस्तों यहाँ पर वो अपने बेटे को समझाती है। जब अपने बेटे को अनुराग को समझाती है तो अनुराग अब गम भरे गाने सुनने लगा था। जयश्री नाम का रट उसकी जुबान से नहीं हटता है, हमेशा जयश्री का आलाप लगाए रखता था। जयश्री मेरी है, जयश्री किसी और की नहीं हो सकती। लेकिन जब माँ समझाती है तो समझ जाता है, फ़ोन फान करना बंद कर देता है, नौकरी पर ध्यान देता है, लेकिन गम भरे गाने हमेशा सुनता है। माँ ने सोचा कि बेटा बदल गया होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है कि जो जयश्री के पिता होते हैं, जयश्री नामदेव के जो पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता इस सुंदर यानी जो ये लड़का होता है रोहित से तय करते हैं, जो खुद एक डॉक्टर था, जयश्री के साथ पढ़ता था। दोस्तों इन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का यहाँ पर फरवरी में होता है। फरवरी में जब रिश्ता पक्का होता है तो यहाँ पर ये भनक तक नहीं लगने दी थी घनश्याम ने कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। अपनी बहन को भी नहीं बुलाया, रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो रोहित होता है, रोहित अपनी प्रोफाइल पर कुछ तस्वीरें साझा करता है जयश्री के साथ, जिन तस्वीरों को यहाँ पर ये अनुराग देख लेता है। अनुराग देखते ही गुस्सा हो जाता है और वो आग बबूला हो जाता है। जयश्री किसी और की कैसे हो सकती है, उसे किसी और की होने मैं कैसे देख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर रोहित जो होता है लगातार अपनी तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट कर रहा था, दूसरी तरफ उन तस्वीरों को अनुराग देख रहा था। अब यहाँ पर जो रोहित होता है इसने अपने विवाह की तारीख भी अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करते। जब तारीख इसको पता चलती है, दूसरी तरफ घनश्याम अपनी बहन को न्योता भी नहीं देता है और शादी में भी नहीं बुलाता है, लेकिन जिस चीज़ का डर था वही चीज़ होती है। दूसरी तरफ घनश्याम कई बार अपने
भाई के लड़के से समझाने के लिए कहता है, तो भाई का लड़का जब अनुराग के पास फ़ोन करके कहता है कि देख तू सुधर जा, तू गलत कर रहा है, क्योंकि वो भी इसके मामा का ही लड़का था, तो इसने कहा कि देख सावधान हो जा, तेरे घर में बच्चे हैं, क्या उन्हें जीना नहीं है। इसने इस तरह की धमकी, एक बहुत बड़ा मैसेज अपने ही मामा के लड़के को भेज दिया। ये सोचने वाली बात है, ये इतना दिमागी रूप पर ऐसा हो चुका था। इसके बाद दोस्तों इसका मैसेज पहुंच जाता है, मानता नहीं है। अब डर था और डर जो होता है वो सच में बदल जाता है। अनुराग बिन बुलाए उस शादी में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद भी लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन जब आशीर्वाद देने का समय आता है, रात को 11 बज रहे थे, सभी लोग खुशी में विलीन थे। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। अनुराग स्टेज पर चढ़ता है और स्टेज पर चढ़ने के बाद उसका चेहरा ऐसा होता है और अपनी कमर में बंधा हुआ यानी पैंट के अंदर घुसा हुआ वो कट्टा निकालता है और उससे जयश्री पर वार करता है। गोली गले में लगती है और जयश्री धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। जब वो ज़मीन पर गिरती है उसके बाद उसकी पिटाई होती है। बात थी यहाँ पर जिस दोस्त के यानी कटरू जिसका नाम था, जिसके पैरों में गोली लगी थी, जो यहाँ पर रोहित का दोस्त था यानी जो दूल्हा बनने वाला था, उससे जब बयान लिए जाते हैं तो वो कहता है कि मैंने नहीं देखा गोली चलाने वाला कौन था, लेकिन यहाँ पर अब वीडियो बन चुकी थी। इसके बाद जो सारी चीज़ें, अनुराग ने भी यही सब कुछ रखा कि मैं जयश्री से बहुत प्यार करता था, ये एक तरफा प्यार करता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इसके ऊपर कार्रवाई होती है। जब इसे जज के सामने पेश किया जाता है तो ये मुकर जाता है और कहता है कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, वहाँ पर लोगों ने मुझे बेमतलब ही पीट दिया, मैं तो भुआ का लड़का था, वहाँ पर शादी में गया, लेकिन वहाँ पर वीडियो और फोटो इसके बन चुके थे, वरना ये अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इसके बाद ये 1 साल तक जेल के अंदर रहता है। इसको सज़ा मिलती है। सज़ा मिलने के बाद यहाँ पर 2018 तक ये जेल के अंदर रहता है। अब यहाँ पर ये 2015 तक जेल में रहता है, तो फरवरी में ये जेल के अंदर से बाहर आता है, यानी पैरोल पर, यानी कुछ दिन के लिए। जब ये बाहर आता है तो इसको जाना था 12 जून को जब इसको जेल में दोबारा जाना था, लेकिन उससे पहले इसने अपने आप को यानी पंखे से लटका लिया, यानी खुद तौलिए से इस दुनिया से दूर चला जाता है, यानी अपने आप को भी नहीं छोड़ता है। ये होता है एक तरफा प्यार का नतीजा। प्यार कैसा भी हो कभी भी शांति तो देता ही नहीं है। रिश्तों के बीच में उलझने, करबराहट, रिश्तों में बेईमानी सा लगता है ये प्यार। सच में ही मैं प्यार को कोई अहमियत नहीं देती। इस प्यार को क्या कह सकते हैं हम? क्या ये प्यार है? बहन से किया हुआ प्यार क्या प्यार होगा? हालांकि हम यहाँ पर इस बात को यहीं पर घटा सकते हैं कि कोई पिछले जन्म का ऐसा संजोग या कुछ चीज़ें बन रही होंगी जो अब इनको भुगतना पड़ा। हमने कई पुनर्जन्म के ऊपर बात करी है और आपने भी सुना है, पुनर्जन्म में एक पिता तो अपनी ही बेटी का यानी देवर बनकर आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ से परे होती हैं। ये चीज़ें प्रकृति ही समझ सकती है, भगवान ही समझ सकते हैं, हम और आप इन्हें नहीं समझ सकते चाहते हुए भी। दोस्तों ये घटना बहुत दर्द भरी घटना थी, लेकिन इसको सुनकर डर भी लगता है। डर लगता है। अब मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया कि रिश्तों का सच खोलूंगी। किसी पर इतना ही उपकार कीजिए जितना उसे भाता हो। देखो, उसने उसे अपना बेटा माना, घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसने क्या किया? उसने कई बार उसने इजहार किया अपने ही मामा की लड़की से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये चीज़ें सही नहीं थी। तभी तो कहते हैं वक्त रहते ही चीज़ों को रोक देना चाहिए। लड़की और लड़का आग और फूस का बैर होता है। एक कहावत है गांव के लोगों के बीच में, लड़की और लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते, और ये सत्य है। लड़की और लड़का कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। आप सोच लीजिए, जब रिश्तों में ये सब कुछ हो सकता है तो दोस्ती में क्या हो सकता है? क्या कहोगे? जो भी कहना है राय लिखकर ज़रूर जाना। आज हमने क्राइम की स्टोरी सुनाने की कोशिश की। यहाँ पर भी कुछ न कुछ हुआ होगा, ऐसा होगा या ये होगा, बातें बहुत होती हैं। आप जो कहना चाहते हैं कहकर ज़रूर जाना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। घरों में एक ऐसी दूरी और एक ऐसा अनुशासन बना कर रखिए जिससे बच्चों में ये समझ में आए कि ये हमारा भाई है या ये हमारी बहन है। उन्हें समझ में आए जो हमारे समाज में रिश्ते हैं। नमस्कार।